द क्वाइट फुटनोट की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है डैनियल गिलबर्ट की किताब साइकोलॉजी। अब नाम सुन के लगता है कि कोई कॉलेज की टेक्स्ट बुक होगी, लेकिन असल में ये एक जासूसी गाइड जैसी है इंसानी दिमाग के लिए। ये हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग, जिसे हम अपना सबसे करीबी दोस्त समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही चालाक कहानीकार है। लेखक का अंदाज भी कमाल का है। वो वैज्ञानिक बातों को ऐसे समझाते हैं जैसे कोई दोस्त हमारी ही हरकतों का मजाक उड़ा रहा हो। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि हमारा दिमाग वो हमारा वफादार साथी है या कोई धोखेबाज। तो इस पड़ताल को शुरू कहां से करें? ये किताब असल में किस बड़ी उलझन को, किस समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है? देखिए, ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है कि इंसान जिनके पास इतनी समझ है, इतनी यादें हैं, वो लगातार ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो उन्हीं के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये तो है। हम जानते हैं कि बहस करने से रिश्ते खराब होंगे, फिर भी करते हैं। बिल्कुल। और असली समस्या ये नहीं है कि हम तर्कहीन हैं। समस्या ये है कि हमारी तर्कहीनता भी प्रिडिक्टेबल है, उसका एक पैटर्न है। फिर भी हम सब मानते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं। तो हम जैसा सोचते हैं कि हम सोचते हैं, और हमारा दिमाग असल में जैसे काम करता है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और यही खाई शायद सारी गलतफहमियों की जड़ है। हाँ, टूटे हुए रिश्ते, खुशी की एक अंतहीन दौड़, सब इसी वजह से है। पर ये तो हमेशा से ही होता आया होगा। आज के दौर में ये इतना खतरनाक क्यों हो गया है? क्योंकि आज हम एक ऐसे मैदान में हैं जहां हमारे दिमाग की इन कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है। मतलब सोशल मीडिया, विज्ञापन, राजनीतिक अभियान, ये सब इसी खाई पर बने हैं। उन्हें हमारे कॉग्निटिव बायसेस, हमारे भावनात्मक ट्रिगर्स, सबके बारे में पता है। जैसे कंफर्मेशन बायस को ही ले लीजिए। अच्छा। ये दिमाग की वो आदत है जो सिर्फ वही जानकारी ढूंढती है जो हमारी सोच से मेल खाती हो। हाँ, इको चैम्बर वाली बात। बिल्कुल। अगर कोई मानता है कि दुनिया खतरनाक है, तो उसे सिर्फ जुर्म और हादसों की खबरें ही दिखेंगी। पूरा डिजिटल इकोसिस्टम इसी पर तो चल रहा है। अब अपने दिमाग को समझना कोई शौक की बात नहीं रही, ये तो एक सर्वाइवल स्किल बन गया है। बिल्कुल। जैसा कि किताब में कहा गया है, अगर कोई अपने दिमाग को नहीं समझेगा तो कोई और समझेगा, और वो इसका इस्तेमाल उसे नियंत्रित करने के लिए करेगा। मनोवैज्ञानिक साक्षरता अब एक जरूरत है। ठीक है, तो इस जासूसी में हमारा पहला सुराग क्या है? वो कौन सा क्रांतिकारी विचार है जो हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देता है? सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सुराग है हमारी याददाश्त। याददाश्त? हाँ, हम मानते हैं कि हमारी याददाश्त एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह है जो सब कुछ हूबहू दर्ज करती है। पर विज्ञान कहता है कि ये सच नहीं है। हमारी याददाश्त वो एक वीडियो रिकॉर्डर नहीं, बल्कि एक शेफ की तरह है। एक शेफ? ये तो बड़ा दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि हर बार जब हम कुछ याद करते हैं, तो हमारा दिमाग उस घटना के कुछ पुराने हिस्से उठाता है और उसमें आज के मूड का, आज की भावनाओं का नया मसाला डालकर एक बिल्कुल नई डिश तैयार कर देता है। ओह। हमें लगता है कि हम वही पुरानी बात याद कर रहे हैं, पर हर बार उसका स्वाद थोड़ा बदला हुआ होता है। हमारी याददाश्त रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो सबसे प्यारी यादें हैं या जो सबसे दुखद पल हैं, हो सकता है कि वो वैसे हुए ही ना हो जैसे मुझे याद है। हो सकता है। ये तो मेरे पूरे अतीत पर ही सवालिया निशान लगा देता है। ये तो डरावना है। ये डरावना भी है और एक तरह से आजाद करने वाला भी, क्योंकि हमारी पहचान, हमारे पुराने झगड़े, सब इसी बदलती रेत पर बने हैं। और यहीं से हम दूसरे बड़े सुराग पर आते हैं। अगर हमारी यादें ही भरोसे के लायक नहीं है, तो जिन भावनाओं के आधार पर हम फैसले लेते हैं, वो भी झूठी कहानियों पर आधारित हो सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा क्रांतिकारी विचार यही है, हम तर्क संगत प्राणी नहीं है, हम भावुक प्राणी हैं जो कभी कभी तर्क का इस्तेमाल करते हैं। मतलब भावनाएं ही शो चलाती हैं। हाँ, और तर्क तो बस बाद में दी जाने वाली सफाई है, एक प्रेस रिलीज जो हमारे फैसलों को सही ठहराने के लिए जारी की जाती है। हम दिल से फैसला लेते हैं और फिर दिमाग से उसके लिए बहाने करते हैं। और अगर हमारे फैसले हमारी गढ़ी हुई यादों और भावनाओं पर आधारित हैं, तो क्या हमारी खुशी का पीछा करना भी एक धोखा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा बड़ा विचार यही है, इंसान ये अनुमान लगाने में बहुत बुरे हैं कि भविष्य में उन्हें क्या चीज खुश करेगी। इसे अफेक्टिव फोरकास्टिंग कहते हैं ना? जी। हम सोचते हैं कि प्रमोशन मिलने से या नई गाड़ी खरीदने से हमें स्थायी खुशी मिलेगी, पर शोध दिखाता है कि इन चीजों का असर होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। सही बात है।
एक हफ्ते की खुशी और फिर सब पहले जैसा। मैं सोचती थी कि अगर मुझे वो बड़ी नौकरी मिल गई तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नौकरी मिली, एक हफ्ते जश्न मनाया और 8वें दिन से वही पुरानी चिंताएं वापस। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे खोजा जाता है, वो एक मानसिक स्थिति है जिसे बनाया जाता है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही गड़बड़ है। तो आखिरी बात क्या है जो हमारे नजरिए को चुनौती देती है? आखिरी और सबसे गहरा विचार हमारी पहचान से जुड़ा है। समाज हमें लेबल लगाना पसंद करता है, इंट्रोवर्ट, सफल, मजबूत। बक्सों में बंद करना। हाँ, हम भी खुद को ऐसे ही देखते हैं, लेकिन किताब कहती है कि हमारी पहचान कोई संज्ञा नहीं है, ये एक क्रिया है। हम एक अंतिम उत्पाद नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। मतलब हम हमेशा बदल रहे हैं? हमेशा। 10 साल पहले का इंसान आज से अलग था और 10 साल बाद का इंसान आज से अलग होगा। ये विचार हमें खुद को फिर से गढ़ने की आजादी देता है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि हम अपनी ही जिंदगी के भरोसेमंद नैरेटर नहीं हैं। अगर हमारी बुनियाद ही इतनी खोखली है तो एक आम इंसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल है। ज्ञान अगर व्यवहार में ना बदले तो वो बोझ है। किताब कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके सुझाती है। पहला है विराम का अभ्यास करें। मतलब रुकने का अभ्यास? हाँ, हमारा दिमाग आवेग में काम करता है। कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब दो। ये अभ्यास कहता है अपनी पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया पर कभी भरोसा मत करो। तो मतलब बॉस का गुस्से वाला ईमेल आते ही जवाब टाइप करने के बजाय उठकर एक चक्कर लगा लेना चाहिए। बिल्कुल। या किसी बहस में 10 सेकंड का मौन ले लें। वो छोटा सा विराम आवेग और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह बनाता है और उसी जगह में सही फैसले का जन्म होता है। ठीक है, ये तो किया जा सकता है। और दूसरा तरीका? दूसरा है अपनी निश्चितता पर संदेह करें। हम सबको लगता है कि हम सही हैं। हाँ, ये तो है। ये अभ्यास कहता है कि दिन में कम से कम एक बार खुद से कहें, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन हर वक्त खुद पर शक करना, क्या ये आत्मविश्वास को कम नहीं करेगा? ये शक करना नहीं है, ये बौद्धिक विनम्रता है। ये अहंकार को कम करके सीखने का दरवाजा खोलता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तभी आप असल में किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। सही बात है। और हमारी यादों का क्या करें? उसके लिए तीसरा अभ्यास है याददाश्त को सबूत नहीं कला माने। कला? हाँ, जब कोई पुरानी दर्दनाक याद परेशान करे तो उसे एक रिपोर्ट की तरह नहीं, एक पेंटिंग की तरह देखें। खुद से पूछें, मेरे किस संस्करण ने इस याद को सहेजा है? अच्छा। जब आप याद को एक कहानी की तरह देखने लगते हैं तो आप उसके डायरेक्टर बन जाते हैं, कैदी नहीं। ये बहुत शक्तिशाली विचार हैं। और खुशी के बारे में क्या? अगर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें क्या खुश करेगा तो फिर क्या करें? यहीं पर चौथा अभ्यास काम आता है। खुशी का अनुमान लगाना बंद करें, अनुभव करना शुरू करें। मतलब क्या ये नई नौकरी मुझे खुश करेगी? ये पूछने के बजाय पूछें, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पर 7 दिनों के लिए काम करूं तो मैं क्या सीखूंगा? अच्छा, तो जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखो। बिल्कुल। छोटे छोटे प्रयोग करें। पूर्णता का इंतजार करने के बजाय अनुभव इकट्ठा करें। खुशी अक्सर उन्हीं छोटे छोटे प्रयोगों का एक साइड इफेक्ट होती है। तो अगर इस पूरी पड़ताल का सार निकालना हो, 5 सबसे बड़े सबक क्या होंगे? पहला तो ये कि हमारा दिमाग लगातार धोखा देता है और हमें इसका पता भी नहीं चलने देता। ठीक है। दूसरा, याददाश्त एक रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि हर बार लिखी जाने वाली एक नई कहानी है। तीसरा, भावनाएं ही फैसले लेती हैं, तर्क तो बस एक वकील है। चौथा, इंसान ये अनुमान लगाने में बहुत खराब है कि उन्हें भविष्य में क्या महसूस होगा। और पांचवा, हमारी कोई एक स्थिर पहचान नहीं है, हम हमेशा बदलने वाली एक प्रक्रिया है। इस किताब में कुछ ऐसी लाइनें भी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। एक जो मुझे याद आ रही है वो आंखों और दिमाग के रिश्ते के बारे में है। हाँ, वो एक बहुत गहरी पंक्ति है। हमारा दिमाग वो स्वीकार करता है जो आंख देखती है और हमारी आंख वो खोजती है जो दिमाग चाहता है। ये तो आज के सोशल मीडिया के इको चैम्बर की सटीक व्याख्या है। बिल्कुल। हमारा दिमाग पहले से एक कहानी तय कर लेता है और फिर हमारी आंखें दुनिया में सिर्फ उसी कहानी के सबूत ढूंढती हैं। और याददाश्त के बारे में भी एक बहुत ही असरदार बात कही गई है। हाँ, वो है, अनुभव से सीखने के लिए हमें उसे याद रखना चाहिए और कई कारणों से याददाश्त एक बेवफा दोस्त है। हमारे सबसे बड़े सबक भी शायद एक बदली हुई याद पट्टी के हो सकते हैं। सही कहा। हम सोचते हैं कि हमने अतीत से सीखा है, पर शायद हम एक ऐसी कहानी से सीख रहे हैं जिसे हमने खुद ही बदल दिया है। तो हमारी इस जासूसी के अंत में फैसला क्या है?
दिमाग दोस्त है या दुश्मन? मुझे लगता है ये किताब जवाब नहीं देती, बल्कि बेहतर सवाल पूछना सिखाती है। ये लोगों को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि शायद ठीक करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। ये स्वीकार करने के बारे में है कि हम त्रुटिपूर्ण हैं, पक्षपाती हैं, भावुक हैं, और शायद यही बात हमें मशीन नहीं, इंसान बनाती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने के लिए मैं किताब के सार को एक वाक्य में कहना चाहूंगी। इंसानी दिमाग एक शानदार झूठा है। इसके भ्रमों को समझना जिंदगी को नींद में चलने के बजाय होशपूर्वक जीने की दिशा में पहला कदम है।